Hello students, good morning to all of you. Today we are meet after long duration. Now I know very well that you have learned, you have read chapter 2, chapter 3 and chapter 4 by Arman sir and by Goswami sir. But myself, I will start chapter 3rd and from here we will continue from here. ठीक है? So फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 3rd है आप लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शंस. ठीक है? और ह्यूमन रिप्रोडक्शंस ये आप मान लीजिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का ये चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है. It's a very important for your forthcoming examination, for your board examination. So you consider it and read it, revise it, and make your concept very well. If you have any doubt, any confusion, any misconception, then again and again ask to the related teachers. And now we today study about the human reproductions. एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में रिप्रोडक्शंस कैसे होता है और रिप्रोडक्शंस होने के लिए उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है. तो ह्यूमन बीइंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है. सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में एज वी नो ऑलरेडी दैट ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली दोज ऑर्गेनिज्म इन व्हिच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हैपनिंग. ठीक है? only sexual reproductions, not asexual reproduction, only sexual reproduction is occurred. And humans are unisexual, means that male and female are the different. Male and female are different, that is called the unisexual. And फीमेल मेच्योरिटी जिसको हम लोग यहाँ पर टेक्निकली प्यूबर्टी बोल सकते हैं. प्यूबर्टी का मतलब होता है मेच्योर. प्यूबर्टी का मतलब यहाँ पर साइंटिफिक भाषा में प्यूबर्टी का मतलब है कि वो एबल टू द रिप्रोड्यूस, मतलब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल है. उस कंडीशन को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं. सो फीमेल्स आर मेच्योरिटी. फीमेल मेच्योरिटी जो होती है वो फर्स्ट, फीमेल्स की मेच्योरिटी फर्स्ट होती है, पहले हो जाती है. और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी को बेस बना करके बनाया गया कि मैरिज की जो एज है वो क्या डिटरमाइन किया गया है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप सब जानते हैं कि गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए नॉट बिलो 18 ईयर्स एंड मैन के लिए नॉट बिलो 21 ईयर्स. अगर इससे कम पे शादी होती है, मैरिज होता है, तो उसको इनवैलिड मान दिया जाता है. उसको हम लोग कोर्ट में या फिर पुलिस केस बन सकती है. सो दैट इज द क्रिमिनल केस. यहाँ पर फीमेल मेच्योरिटी फर्स्ट होती है, दैट इज अप टू द 18 ईयर्स. एंड मेल केस जो होती है, मेल में 21 ईयर्स होती है. नाउ इसके बाद वीवी पैरस दो टाइप के होते हैं ना. देयर आर 3 टाइप्स की उसकी कंडीशन बनती है. दैट इज वीवी पैरस, ओवी पैरस एंड सेकेंड इज द ओवीवी पैरस. ठीक है? सो वी आर द वीवी पैरस. वीवी पैरस मतलब कि दे गिव राइट टू द चाइल्ड. ये फीटस चाइल्ड को जन्म देते हैं, न कि एग को. 2-3 तरह के होते हैं. एक बच्चे को बर्थ करने वाले, दूसरे जो होते हैं एग लेइंग होते हैं, इसको ओवो पैरस बोलते हैं, ओवी पैरस बोलते हैं. एंड तीसरे जो होता है ओवो बीवी पैरस. बीवी ओवो पैरस मतलब इस तरह के जिसमें कि पहले तो वो बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे उनके क्या होते हैं, बच्चे वो बिल्कुल ये अनडेवलप्ड होते हैं. उसको फिर डेवलप करने के बाद फिर उनको फीडिंग कराई जाती है. सो देयर आर 3 टाइप्स, मतलब वीवी पैरस, ओवी पैरस एंड ओवो बीवी पैरस टाइप के 3 टाइप्स. सो यार ह्यूमन बीइंग्स क्या है, वीवी पैरस मतलब ये टोटली ये डेवलप जो होते हैं, बॉर्न बेबी को ये गिव अप करते हैं, बॉर्न बेबी यहाँ गिव अप होते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज इंट्रोडक्शन और प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो उसके प्रोसेस में कई सारे स्टेप आपको यहाँ दिए गए हैं. बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं आपको. तो सबसे पहला इसमें है दैट इज द गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट हम कह सकते हैं, गैमेट का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है दैट इज स्पर्म एंड ओवा.
ठीक है। स्पर्म एंड ओवा यहाँ पर फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, पर कंबाइंड यहाँ पर कंबाइंड रूप से बोल सकते हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस देयर आर टू टाइप्स, मेल केस में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल केस में होगा दैट इज द ओवोजेनेसिस। oogenesis बोल सकते हैं, दैट इज oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये आगे हम लोग इसी चैप्टर में गैमेटोजेनेसिस का पूरा एक टॉपिक है और इसमें बताया जाएगा आपको गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द कंडीशन अप्लाइड एंड व्हाट इज द वो आपके कौन कौन से इसमें हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे कैसे हार्मोनल सिक्रेशन होता है, कहाँ किस हार्मोन से हार्मोन सिक्रेशन करते हैं और किस हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, किस वजह से oogenesis होता है और कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, कब मैच्योर होते हैं, आपको सारा कुछ डिटेल आपको बताया जाएगा आपको लेटर आगे क्लास में, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज इज द गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस ये तभी होगी जब ये एट द प्यूबरिटी, प्यूबरिटी मतलब जैसे आपको बताया गया मैच्योरिटी मतलब प्यूबरिटी जब तक नहीं होगी तब तक गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन विल स्टार्ट नहीं होगा, मतलब मेल्स तब तक स्पर्म फॉर्म नहीं कर पाएंगे, न तो फीमेल ओवा फॉर्म कर पाएंगी। यहाँ पर एट द प्यूबरिटी गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट तभी होगा जब प्यूबरिटी आ जाएगी, मैच्योरिटी आएगी, तभी गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन ओवा फॉर्मेशन दैट विल स्टार्ट ऑन द प्यूबरिटी ऑफ द एज दैट इज द 18 इयर्स एंड द 21 इयर्स। इट इज क्लियर। नाउ फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, सेकंड इज द इंसेमिनेशन। गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, ओवा फॉर्मेशन हो गया। अब इसका सेकंड फेज होगा, सेकंड स्टेज होगा दैट इज द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है सीमेन। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सीमेन से लिया गया है, आपको यह चीज में क्लियर कर देना चाहता हूँ, आगे बताऊंगा कि स्पर्म एंड सीमन, सीमन वो चीज है जिसमें सीमन एक फ्लूइड मटेरियल है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, उसमें फ्रक्टोज शुगर होता है, उसमें 200 टाइप के उसमें मिनरल्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से बहुत न्यूट्रिटिव नेचर का होता है सीमेन। और जिसमें जो स्पर्म होता है, स्पर्म वो उसकी मोर्टेलिटी काउंट की जाती है, उसकी मोर्टेलिटी उसकी होती है जिसमें वो सर्वाइव करता है, बिना सीमेन के स्पर्म जिंदा लाइव नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर इंसेमिनेशन है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल सिस्टम, मतलब सिंपल सी मैकेनिकली जैसे ये सिर्फ यहाँ पर इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म का ट्रांसफर होगा और भी इनटू द फीमेल जेनाइटल सिस्टम, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। और ये यहाँ तक गैमेटोजेनेसिस इंसेमिनेशन यहाँ तक की जो प्रक्रिया है ये रिप्रोडक्शन में ये एक्सटर्नल प्रक्रिया है, मतलब एक्सटर्नल ये प्रक्रिया कर सकते हैं, एक्सटर्नल ये प्रोसेस है। अब यहाँ से इंसेमिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल स्टार्टिंग हो जाएगा और यहाँ से आपका यूटेरस का रोग स्टार्ट हो जाएगा, यूटेरस का रोग यहाँ से फर्टिलाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। और इस ये फर्टिलाइजेशन थर्ड स्टेज होगा, थर्ड स्टेज में फर्टिलाइजेशन हम सभी जानते हैं, पहले से जानते हैं, आपको पहले बताया गया व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट दैट इज फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट गैमेट्स दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम सब जानते हैं कि जो गैमेट्स बनते हैं स्पर्म या ओवा जो भी फॉर्म होंगे ये किस कंडीशन में होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे, मतलब एक्स कंडीशन कह सकते हैं या एन कंडीशन में होंगे। और स्पर्म और ओवा या तो स्पर्म और ओवा हैप्लॉइड कंडीशन में दोनों कंबाइन करेंगे, फ्यूज करेंगे और फिर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। यहाँ पर 2n कंडीशन फॉर्म होगी, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर दोनों फ्यूज करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज करेंगे, स्पर्म होगा फ्यूज करेंगे और यहाँ पर जाइगोट बनेगी। जाइगोट 2n कंडीशन में होगा और 2n कंडीशन का मतलब XX होगा या तो फिर XY होगा। इट इज क्लियर, XX होगा या आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होगा, कैसे जो फीटस होगा उसका निर्धारण कैसे होगा कि चाइल्ड है या मेल है या फीमेल है, तो इसके सेक्स डिटरमिनेशन होते हैं उसमें। यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन 2n कंडीशन बनेगी। इसके बाद अब ये जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ से अब ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसा ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं और ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ये बिल्कुल बिगिनिंग कंडीशन होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट होता है।
मतलब ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट बनने के बाद इसमें कुछ रिफॉर्म होते हैं, कुछ इसमें सुधार होते हैं, कुछ इसमें चेंजिंग आती है और उसके ऊपर जाइगोट होता है, उसके ऊपर कवरिंग बनती है और कवरिंग बनने के बाद फिर इसमें ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के जो छोटे छोटे जो क्लीवेज बनते हैं, जो उसमें सेगमेंट बनते हैं, उसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट मतलब इट इज द बिगिनिंग और द प्री स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो। यहाँ पर एम्ब्रायो डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट अब जाकर कहाँ होगा, इसका इम्प्लांटेशन होगा। मतलब ब्लास्टोसिस्ट एक चीज और समझ लीजिए, आपको आगे बताया जाएगा। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यूट्रस के दूसरे पार्ट में होता है, एक पर्टिकुलर इसका सेगमेंट होता है, पर्टिकुलर इसका स्पेस होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। वहां फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर उसमें चेंजिंग आएगी, ब्लास्टोसिस्ट वही फॉर्म होगा और उसके बाद फिर इसमें कुछ सेल्स डिटरमाइन होती है, पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ सेल्स उसमें डिटरमाइन होते हैं और उसी पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ सेल्स के साथ ही ब्लास्टोसिस्ट का मतलब माइग्रेट करता है यूट्रस में और यूट्रस में माइग्रेट करने के बाद एक निश्चित स्थान पर आकर क्या होता है, ये इम्प्लांट कर दिया जाता है। मतलब इम्प्लांट का मतलब वहाँ पर फिक्स हो जाता है, स्टेबिलिटी वहाँ पर आ जाती है, फिक्स हो जाता है। अब यहाँ इम्प्लांटेशन का मतलब है दैट इज द अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल। यूटेरिन वॉल आपको आगे बताया जाएगा फीमेल स्ट्रक्चर में। यूटेरिन वॉल में 3 लेयर्स होते हैं यूट्रस में, आपको बताया गया, गोस्वामी से बताए होंगे और अरमान से भी बताया होंगे, या तो फिर हम भी आपको कंटिन्यू बताएंगे आगे चैप्टर में कैसे होता है। तो यूट्राइन वॉल होती है, यूट्राइन वॉल में देयर आर 3 लेयर्स इन यूट्रस। तो इसमें यूट्राइन वॉल के थ्रू इसका इम्प्लांटेशन होता है, उसका अटैचमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का। इसके बाद फिर अब आती है बात आपकी गैस्ट्रेशन का। गैस्ट्रेशन होता है, गैस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि इसमें अब पूरी तरह से जो हमारा एम्ब्रायो है उसमें दो कॉन्ट्रडिक्शन होता है, मतलब एक ही साथ 2 वर्क होते हैं। कॉमन क्या होता है, नॉर्मली या तो फिर कोई चीज ब्रेक करेगी या फिर कोई चीज डेवलप करेगी। लेकिन यहाँ पर जो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो यहाँ पर 2 कंडीशन फॉर्म होती है, एक ही साथ साइमल्टेनियसली चलती है, दैट इज द क्लीवेज एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। क्लीवेज का मतलब होता है कि सेगमेंट, मतलब उसमें टूटता भी है और डेवलप भी करता है। मतलब जितने से पार्ट हो गए, जैसे जाइगोट में 2 सेल हो गया, उसके बाद फिर वहां पर उसका फिर सेगमेंट होगा, 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 64 होगा, फिर 128 होगा। ऐसे उसमें क्लीवेज बनते चले जाते हैं और क्लीवेज बनने के साथ ही साथ उसमें सारे क्लीवेज जितने भी इसमें सेगमेंट बनेंगे सब क्या करेंगे, सब वो अलग अलग पर्टिकुलरली उसमें डेवलप करेंगे और फिर उसमें जो क्लीवेशन जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। और ये टोटल जो पीरियड होगा इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन का हिंदी में अर्थ होता है कि गर्भकाल जिसको बोलते हैं, गर्भकाल। जैसे ह्यूमन बीइंग में और काऊ में सेम टू सेम होता है, जैसे 270 दिन 270 डेज होता है, 9th मंथ इसको हम लेते हैं और 270 डेज 9th मंथ होता है। 9th मंथ इसको 3 सेमेस्टर में इसको हम बांट सकते हैं। जैसे हम लोग का एग्जाम होता है सेमेस्टर वाइज, उसी तरह से इसको 9th मंथ को 3 ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ट्राइमेस्टर बोलते हैं इसको। मतलब 3 महीने का एक 1 to 3rd मंथ का एक ट्राइमेस्टर, 3 to 6 मंथ का दूसरा ट्राइमेस्टर, उसके बाद फिर 6 to 9 मंथ का तीसरा ट्राइमेस्टर होता है। मतलब पूरा जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है इट इज वेरी सेंसिटिव होता है। ये सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो फीचर्स जो हमारा एम्ब्रायो जो इम्प्लांट किया गया है यहाँ पर जो फिक्स हुआ है, अगर इसमें कहीं भी डिस्टर्बेंस होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उसमें हार्मोनल सिग्नेचर प्रॉपर्ली नहीं होता है तो उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है या फिर सही से उसका अटैचमेंट नहीं सही से हो पाता है यूट्रस वाल्व के द्वारा, तो क्या होता है यहीं से मिसकैरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब मोस्टली केसेस में 95% केसेस में जो वुमेन्स होती हैं जिसमें प्रेगनेंसी होती है उसमें यूट्रस वाल्व के थ्रू जो ब्लास्टोसिस्ट जुड़े होते हैं, इम्प्लांट होते हैं, तो ये 1st to 3rd मंथ में जो एम्ब्रायो होता है उसमें मिसकैरेज होने के चांस 1st to 3rd मंथ में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है और डेवलपिंग एम्ब्रायो को कोई चीज जैसे मान लीजिए कोई चीज कहीं से बाहर से कोई अगर कहीं फिक्स कर दी जाती है, कहीं से उसको अटैचमेंट होता है, कहीं इम्प्लांट होता है, तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एज इट इज यहाँ पर भी जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस में भी वो अलग दूसरे प्लेस से आकर कोई चीज यहाँ पर फिक्स की गई है, दूसरा उसको इम्प्लांट किया गया है, तो इम्प्लांट करने के साथ उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे कुछ उसमें चेंजिंग आते हैं, बॉडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उसको उसमें स्टेबिलिटी आती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, उसको फूड की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको ब्लड की जरूरत है,
उसको हार्मोन्स की जरूरत है। ये सब कुछ सारी चीजें जो होती है वो ऑटोनोमस होती है, अपने आप शुद्ध अपने जरूरत के हिसाब से ले ली जाती है बॉडी से। और ये गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। और ये फर्स्ट टू थर्ड मंथ का होता है ट्राइमेस्टर की वेरी डेंजरस होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। और मोस्टली केसेस में ये जो ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ये इसमें मिस कैरेज के चांस ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो गायनोलॉजिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, गायनोलॉजिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि फर्स्ट टू थर्ड मंथ में आपको थोड़ा सा केयर करना है, बी केयरफुल, आपको सही से रहना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना। बहुत सारे उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बताया जाती है, प्रेजेंट आपको आगे बताया जाएगा। सो दैट इज द 9th मंथ 270 डेज। अब यहाँ पर हमारा जो एम्ब्रायो था ये पूरी तरह से किसमें चेंज हो गया, फीटस में चेंज हो गया, फीटस में चेंज हो गया। और लाइव फीटस में आप सबसे पहले उसमें ये जो 3 मंथ है, 6 मंथ है, 9th मंथ है, ये जो तीनों ट्राइमेस्टर है इसमें अलग अलग सेगमेंट वाइज फर्स्ट टू थर्ड मंथ में कौन सा ऑर्गन उसको डेवलप करेगा, उसके बाद 3 to 6 मंथ में कौन सा ऑर्गन डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद 6 to 9 मंथ में कौन सा डेवलपमेंट होगा। ये सारा कुछ उसमें डिटरमाइन किया जाता है, सब कुछ ऑलरेडी उसमें फिक्स है। और इसी के अकॉर्डिंग उसमें उसके बॉडी में, उसके फीटस में सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं, सब कुछ उसमें होता रहता है। और ये सब कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ। अब कहीं से कोई डेवलपमेंट के चांस नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। अब क्या होता है, अब समय आता है पार्ट्यूशन का। पार्ट्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पर तो गिव आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बॉडी, बेबी का डिलीवरी होता है, यहाँ पर डिलीवर होना है। मतलब अब ये गेस्टेशन पीरियड खत्म हो चुका है, गेस्टेशन पीरियड फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब ये पूरी तरह से मैच्योर है, डेवलप है। और अगर ये पार्टीशन नहीं हो पाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। जिससे फीटस क्या होता है, तो उसकी जो कवरिंग होती है, कवरिंग उसकी जो एक्सपेक्टरी मटेरियल होते हैं, वो एक्सपेक्टरी मटेरियल उसकी चारों तरफ उसकी जो लेयरिंग होती है उसके साथ चिपके रहते हैं, उसके साथ लगे रहते हैं, क्योंकि उसको शॉक, उसको झटके से बचाना है, उसको बहुत सारी चीज़ से बचना है। तो नेचर ने उसको कवरिंग की रखी रहती है। और उसके बाद ये अगर ये पार्टीशन समय से नहीं हो पाता है तो उसमें क्या होता है, ये जो फीटस होते हैं ये एक्सपेक्टरी मटेरियल को क्या करते हैं, इंटेक कर लेते हैं। और इंटेक करने के साथ ही साथ उसको अगर मान लीजिए कोई अगर फीटस है या कोई भी है, तो अगर एक्सपेक्टरी मटेरियल अगर लेगा तो एक्सपेक्टरी मटेरियल जानते हैं वो टॉक्सिक नेचर का होता है, नाइट्रोजन जो टॉक्सिक नेचर के होते हैं। और अगर टॉक्सिक नेचर का है तो जाहिर सी बात है कि उसके शरीर में कोई उसमें खराबी लाएगा, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेट करवाइए, इसको सर्जरी कराइए, सिजेरियन करवाइए। अदरवाइज ये बच्चा गंदा पानी पी लेगा या कुछ भी होगा, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो पार्टीशन गेस्टेशन पीरियड फिनिश होने के साथ ही साथ पार्टीशन टाइमली हो जाना चाहिए। जितना टाइमली हो जाएगा उतने फीटस के लिए वो अच्छा है। ये पार्टीशन आपको हम लोग 11th बताए थे जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो एक आपको गाइडेंस पढ़ाए गए थे स्केलेटल सिस्टम में। हम हमारे बॉडी में कितनी गाइडेंस होती है, 2 गाइडेंस होती है, एक पेट्रोल गाइडेंस होती है, दूसरी पेल्विक गाइडेंस होती है। और उसी पेल्विक गाइडेंस में आपको बताया गया था कि इसमें एक बोन्स होती है जो थाई रीजन में पाई जाती है, जो नीचे की साइड में होती है थाई रीजन में, और उसका नाम है दैट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो बोन बताया गया था आपको, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन वही जो होता है जब फीटस हमारा मैच्योर हो जाता है, जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। अब हमारा बेबी जो न्यूली बॉर्न बेबी जो फीटस है बिल्कुल डिलीवर होने के लिए तैयार है, तो उसके तैयार होने से पहले बहुत सारी कंडीशन बनती है, आपको आगे बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ पे पहुंचा लीजिए, यहाँ पर जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस से बहुत सारे हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। कुछ हार्मोन सिक्रेट करके मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रेट करके जो प्यूबिक सिम्फाइसिस उसको रिलैक्स मोड में लाते हैं, रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, जिससे क्या होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस वहाँ पर एक्सपेंड करती है। और एक्सपेंड करती है जिससे क्या होता है, एक्सपेंड करने के साथ ही साथ जो बेबी का बर्थ होता है उसको बर्थ होने में ईजी हो जाता है, और ईजी वे में बेबी बर्थ हो जाता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस और फ्लेक्सिबल बोन होती है, और फ्लेक्सिबल बोन को ऑटोमेटिकली वो फिर जगह सेट हो जाती है जाकर के। और फिर हार्मोन जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसका फिर वो अपने स्थान जाकर फिर ऑलरेडी अपनी प्री डिस्ट्रिक्ट कंडीशन जाकर फंस जाती है। इसीलिए हमारे बॉडी में ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में या फिर जो भी मेंबर्स हैं जिसमें रिप्रोडक्शन जिसमें बेबी बर्थ होता है उसमें जो हार्मोनल सिक्रेशन होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। और हार्मोन्स का इतना रोल होता है कि वो सब कुछ चीज़ों को बहुत आसान बना देता है, उसके अकॉर्डिंग उसको फिट करता है।
इसीलिए पार्टीशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और पार्टीशन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फिर लैक्टेशन होता है, मतलब मिल्क फीडिंग होती है। और मिल्क जो आपको पता है कि उसमें हार्मोन सीक्रेशन होता है जो मिल्क मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद फिर मेमोरी ग्लैंड्स टेम्पुला कोएम्पुला जो होते हैं वो उससे फिर मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर उसको बच्चे को जो न्यूली बॉर्न बेबी होती है उसको फीडिंग कराई जाती है। और आप सबको जानते हैं कि जो माँ का जो पहला दूध होता है, माँ का जो पहला दूध उसको पिलाना चाहिए जाना चाहिए, उसका नाम कोलेस्ट्रम होता है। और कोलेस्ट्रम इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हायर एंटीबायोटिक है। उसमें इम्यून सिस्टम इतना जबरदस्त है, इतना उसमें ज्यादा है कि उसके, क्योंकि बच्चा है अभी वो दूसरे इन्वायरमेंट से निकल के आया है और उसको बहुत सारी चीजों को फेस करना है, इसलिए नेचर ने ऐसी चीज बनाई है, उसके साथ उसकी माँ को दिया गिफ्ट किया है कि अगर वो उसकी फीडिंग कराती है तो कोलेस्ट्रॉल उसकी बॉडी में जैसे जाएगा तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज वो बनने शुरू हो जाएंगी और जिससे क्या होगा, वो फर्दर किसी इन्फेक्शन से बच जाएगा और उसको कोई तरह किसी रोग से लड़ने की कोई क्षमता क्या डेवलप करनी चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस है, ये आउटलाइन है रिप्रोडक्शन का। इससे जो अलग अलग आपको स्टेज दिए गए हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस है, तो गैमेटोजेनेसिस आपको बताया जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा, इसका ओवोजेनेसिस कैसे होगा, कौन से आर्गन में होगा, कौन से हार्मोन्स के रिस्पॉन्सिबल होंगे, कैसे होंगे, कब मैच्योर होंगे, इसमें मैच्योरिटी टाइम क्या होती है, इसका फिर इंसेमिनेशन कैसे होगा, फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका फिर जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होगा, फिर जाइगोट का इम्प्लांटेशन कैसे होगा, फिर इम्प्लांटेशन गैस्ट्रोस्मिक ट्रैक्ट में कैसे, कब कब कितनी सेल्स में डिवाइड करेंगे, इसका पार्टीशन कैसे होगा, ये सारा कुछ आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस आपके इस चैप्टर में बताया जाएगा। इसके बाद आप लोग का जो टॉपिक आएगा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट विल बी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आप ये आउटलाइन आप पहले भी पढ़े होंगे, गोस्वामी सर पढ़ाए होंगे आपको, रमान सर पढ़ाए होंगे। यहाँ भी मैं यहाँ से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ नया चैप्टर, मैं अपने हिसाब से इसको मैं डील करूँगा, ऐसे आपको कंटिन्यू करूँगा। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये आपको आउटलाइन दी गई है, ये पूरा इसका फेज है, पूरा इसका प्रोसेस है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई अगर मिसकंसेप्शन है तो आपको आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या एनी मीडियम कैसे भी आप कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। मैं 24/7 हमेशा अवेलेबल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ है, आप लोग अपना क्लास प्रमोशन करवा लीजिए। क्लास प्रमोशन नहीं करवाएंगे तो यहाँ पर 8 या 9 जून से एग्जाम होने वाला है और एग्जाम उन लोगों को उसमें बैठने दिया जाएगा जो क्लास प्रमोशन कराएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।